होता क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो देखना है। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र। तो डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। अभी इसलिए बता रहे तुम लोग को इकोनॉमी में क्या क्या समझ में आता है, कुछ समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, कि बिल्कुल गोल है इकोनॉमी? जैसे क्या क्या? देखो, हम्म, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। थोड़ा उसमें आगे बढ़ता है, अभी केवल बेसिक बता रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो उसको थोड़ा इम्प्रूव करते चलेंगे। बेसिक बता देंगे तो जब तुम्हारा बुक पढ़ाएंगे तो तुमको समझ में आएगा, नहीं बेसिक पढ़ाएंगे तो बुक पढ़ाएंगे तो समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो अब कहता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहते हैं? ठीक है, कहता है कि इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस। लिख लो, इसको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे हुए नहीं होगा। लिखो, इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस। इट कवर्स दोज इंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क where the term of employment where the term of employment are regular and fixed, and therefore and therefore people have assured work and social security. पहला पॉइंट, it covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and fixed, and therefore people have assured work and social security. लिख लिया? लिखा कि छूट? people have assured work and social security. Assured work and social security। ठीक है, मतलब इस ऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे सेक्टर को कहते हैं या वैसे जगह को कहते हैं जहां पे एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है और फिक्स्ड होता है। ठीक है, जहां पे उसको काम का श्योरिटी होता है कि हाँ हमको काम मिलेगा और हमको काम करना है, और सोशल सिक्योरिटी होता है लाइक पेंशन वगैरह उसको मिलता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसी का, सेकेंड पॉइंट लिखिए इसी का। लिखो कि दे आर रजिस्टर्ड बाय they are registered by the government and are governed by various laws such as Factories Act, ठीक है। They are registered by the government and are governed by the various laws such as Factories Act, Payment of Gratuity Act। इसको मिटा दें, लिख लिया इतना, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। एक सेकेंड, दे आर गवर्न सॉरी रजिस्टर्ड सच एज फैक्ट्रीज एक्ट। उसके बाद हो गया तुम्हारा, एक होता है मिनिमम
वेजेज मतलब न्यूनतम मजदूरी एक्ट, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट, कॉमा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, GRATUITY, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। उसके बाद आता है सॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड एक्सेट्रा। मतलब वैसे फैक्ट्रीज जो इन सभी लॉ या इनमें से कोई एक लॉ या इनमें से कोई एक से अधिक लॉज के साथ रजिस्टर्ड हो, तो वो कौन से सेक्टर में आएगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका लिखिए, इसका थर्ड पॉइंट लिखिए। इसलिए थोड़ा बढ़ा के बता रहे हैं कि ये काम देगा तुम लोगों को एग्जाम के समय अच्छे ढंग से, थोड़ा आंसर अच्छा लिखने में हेल्प करेगा। उसके बाद लिखो, लिखो वर्कर्स इन द organized sector enjoy the security of employment. Workers in the organized sector enjoy the security of employment. ठीक है, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लिख लिया। फिर देखो, ये इसका हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखो इसका। चौथा पॉइंट है कि दिस सेक्टर इंक्लूड्स गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। एक होता है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सरकार का वैसा चीज जो पब्लिक के लिए हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसको सरकार रखे हो अपने पास। उसके बाद आज के डेट में ये चीज बहुत चर्चा में है ना, इसका नाम सुने हो? अरे आजकल इसका बड़ा चर्चा है, इसका नाम है, इसका नाम सुने हो? हॉस्पिटल, हाँ, तो ये भी है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, उसके बाद बैंक्स, उसके बाद स्कूल्स, लेकिन गवर्नमेंट और वैसे स्कूल्स जो अफिलिएटेड हों एक्सेट्रा। दिस सेक्टर इंक्लूड्स गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज मतलब वैसी कंपनीज जिस पे गवर्नमेंट का कब्जा हो, यानी गवर्नमेंट चलाती हो, रेलवे हो गई, ये सब इसको गवर्नमेंट कंपनी के नाम से हम जानते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसमें भी रेलवे आ गया, LIC हो गया, ये सारी चीजें, बैंक्स, उसके बाद स्कूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हॉस्पिटल्स। नाउ अगला पॉइंट इसमें लिखिए, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में लिखिए कि वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर पेड, आर पेड are paid according to the prescribed scale, जिसको हम पे स्केल भी कहते हैं। Workers in the organized sector are paid according to the prescribed scale, and they also get payment. They also get payment on the regular basis and remuneration
फॉर ओवर टाइम, फॉर ओवर टाइम। हो गया। Workers in the organized sector are paid according to the prescribed scale, and they also get payment on a regular basis and remuneration for overtime. ठीक है। मतलब ये हुआ इसका कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के वैसे मजदूर जो काम करते हैं उनका एक काम के लिए पे स्केल सेट होता है कि इस काम के लिए इस पोस्ट पे आप रहेंगे तो आपको इतने की सैलरी मिलेगी। अगर आपसे ओवर टाइम कराया जाता है तो आपको क्या मिलेगा, ओवर टाइम का मेहनत आना अलग मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिक्स पॉइंट कहता है कि दे गेट एनुअल इंक्रीमेंट, दे गेट एनुअल इंक्रीमेंट and other allowances, other allowances such as प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीएफ, प्रोविडेंट फंड। ठीक। प्रोविडेंट फंड के बाद लिखिए पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, पेड लीव, पेड लीव। आवाज जा रहा है? ठीक है। हमारे कॉलेज के, लॉ कॉलेज के दो वो प्रोफेसर इधर 3-4 दिन में लोग शेष हो गया है। पेड लीव ग्रेचुटी, GRATUITY, ग्रेचुटी। उसके बाद मेडिकल बेनिफिट्स एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, हो गया। एंड लास्ट पॉइंट, दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस, दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। उम्मीद है कि जो आप लोग लिख रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कहना क्या चाहता है। दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस। ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें मैटर क्या था। सो एक हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में उन लोगों को रखते हैं जिनकी नौकरी अस्थायी है और कहीं जाने वाली नहीं। ठीक। जैसे सरकारी शिक्षक, अगर चोरी का डिग्री नहीं रखेगा तब तक उसको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता है। तो वैसे में क्या होता है कि वो सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद कहता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी वर्कर होंगे उनको काम का सिक्योरिटी होता है कि उनकी नौकरी कहीं जाएगी नहीं। उसके बाद कहता है कि इस सेक्टर में क्या क्या आ सकता है, गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, हॉस्पिटल्स, बैंक, स्कूल्स एक्सेट्रा। इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनका पेमेंट एक निर्धारित पे स्केल होता है कि आपको इतना से इतना के बीच में मिलेगा। अगर वो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा ओवर टाइम का पैसा मिलता है। कहता है कि दे गेट एनुअल इंक्रीमेंट, उनको सालाना सैलरी उनका हर साले साले बढ़ते रहता है। अदर अलाउंस जैसे पीएफ, जैसे जो सैलरी होता है उसका कुछ हिस्सा कट जाता है, पीएफ रह जाता है, आप बाद में या इमरजेंसी केस में उसको यूज कर सकते हैं।
हॉलीडे पेड लीव, अगर हॉलीडे होता है तो उसका भी आपको पैसा मिलेगा। ग्रेचुटी, मेडिकल बेनिफिट्स एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, ये सारी चीजें मिलेगी। एंड दे कैन फॉर्म अ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस का मतलब होता है कि वो अपने ग्रुप के लोगों का यूनियन बना सकते हैं, जैसे बैंकर्स एसोसिएशन, जैसे टीचर्स एसोसिएशन, ये सारी चीजें ग्रुप बना सकते हैं वो, ठीक है। अब कहता है, एक सेकेंड रुको,